फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट। तो देखिए ये केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि एक सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या प्रोवाइड करता है, हीट प्रोवाइड करता है। तो उस केमिकल प्रोसेस को कहते क्या है, तो उस केमिकल प्रोसेस को हीटिंग नहीं कहेंगे, बर्निंग नहीं कहेंगे, क्या कहा जाएगा उसको, उसको कहा जाएगा कंबशन। तो इसमें सी ऑप्शन जो है दैट इज़ दी करेक्ट आंसर, इसमें कंबशन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कंबशन की डेफिनेशन यहाँ से आपको मिल गई। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन। अब देखिए ऐसे सब्सटेंस जिनमें कंबशन होता है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, कंबस्टिबल कहलाते हैं। इनको और क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, जिस सब्सटेंस में कंबशन होगा उसको कंबस्टिबल सब्सटेंस तो कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ उनको और क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है फ्यूल। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, फॉर कंबशन टू टेक प्लेस विच अमंग द फॉलोइंग इज नेसेसरी। अब कंबशन अगर हो रहा है तो कंबशन किसकी प्रेजेंस में होगा, मतलब कौन सी चीज़ उसके लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी होती है, तो वाटर नेसेसरी नहीं है, मॉइस्चर भी नेसेसरी नहीं है, एयर इज़ द मोस्ट नेसेसरी थिंग। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या होती है, एयर होती है। तो इसमें सी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इन दी सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। तो देखिए सन में क्या होता है, सन में न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। याद रखिएगा, एक फिनोमेना बता देते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। याद रखिएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और इसी न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू सन में क्या होती है, हीट होती है, और साथ ही साथ क्या प्रोड्यूस करता है, सन लाइट। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट जो है दिस इज ट्रू। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा गया ड्यूरिंग एक्सट्रीम डैश ऑफ समर एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रास कैच फायर। अब देखिए कुछ कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर बहुत सूखी घासें होती हैं, और अगर बहुत ज़्यादा सूखी घास है और जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, समर में टेम्परेचर आपको पता होगा, गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होता है कि उसमें आग भी लग जाती है। कैच फायर मतलब यहाँ पर आग भी लग जाएगी ग्रास में, तो उसके लिए कैसा टेम्परेचर होना चाहिए, तो वेरी ही, मतलब यहाँ पर एक्सट्रीम हीट की बात करी जाएगी। तो जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें क्या हो जाएगा, इंक्लूड हीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 क्वेश्चन कह रहा है द डैश टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर होता है या लोवेस्ट टेम्परेचर होता है जिस पे कोई भी सब्सटेंस क्या कर लेता है, उसमें आग लग जाती है, मतलब ये कि वो फायर को कैच कर लेता है। ठीक है, तो लोवेस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस वो क्या कर ले, फायर वो जब उसमें कैच हो जाती है तो उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, इग्निशन टेम्परेचर कहेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें देखिए, इसमें कहा गया आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग दी फॉलोइंग। तो आपको कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, आपसे पूछा गया कौन सा इसमें करेक्ट है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, तो पहला स्टेटमेंट देखिए, इसमें कहा गया है अ मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट फॉस्फोरस with some glue and starch was applied on head of match made of suitable wood। तो देखिए आप लोग ने मैच स्टिक देखी होगी, तो जो मैच होती है, जो मतलब जो माचिस की तीली होती है, ठीक है, माचिस जो मैच है, मतलब माचिस का आपने देखा होगा हेड जो होता है, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या क्या यूज़ होता है, तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड यूज़ होता है, पोटेशियम क्लोरेट यूज़ होता है, और वाइट फॉस्फोरस को यूज़ करते हैं। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और साथ ही साथ ग्लू और स्टार्च भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट में देखिए बी पार्ट क्या कह रहा है, व्हेन स्टक अगेंस्ट द रफ सरफेस। और जब इस मैच स्टिक को हम लोग किसी भी रफ सरफेस के अगेंस्ट इसको रब करते हैं तो क्या होता है, वाइट फॉस्फोरस गॉट इग्नाइटेड। वाइट फॉस्फोरस क्या होता है, ये इग्नाइट होता है, मतलब इसमें इग्निशन हो जाता है। किस वजह से होता है, तो फ्रिक्शन की वजह से होता है, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो होता क्या है, इस वजह से कंबशन स्टार्ट हो जाता है मैच में। बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। थर्ड में कहा गया हाउएवर वाइट फॉस्फोरस प्रूव टू बी डेंजरस। अब वाइट फॉस्फोरस जो होता है ये कैसा होता है, डेंजरस होता है, बोथ फॉर दी वर्कर्स इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैचेस एंड फॉर दी यूजर्स। मतलब दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, उनके लिए भी हार्मफुल होता है जो इसको प्रोड्यूस करते हैं, जिसको मैन्युफैक्चर करते हैं मैच स्टिक को या मैच को, और साथ ही साथ उनके लिए भी हार्मफुल होता है जो यूज़र, मतलब जो इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट दिए हैं बिल्कुल सही है, तो इसमें करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा, तो ऑल ऑफ दी अबव इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ठीक, तो देखिए उससे पहले यहाँ पे थोड़ी सी और बात देख लेते हैं। दीज डेज द हेड ऑफ सेफ्टी मैच कंटेन्स ओनली एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट। तो आज मतलब आज अगर रिसेंट डेज में देखा जाएगा तो यहाँ पर वाइट फॉस्फोरस का यूज़ नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट का ही यूज़ किया जाता है। रबिंग सरफेस है पाउडर्ड ग्लास। जो रबिंग सरफेस होता है उसमें क्या होता है, तो पाउडर्ड ग्लास होता है, और थोड़ा बहुत उसमें रेड फॉस्फोरस भी होता है। ठीक है, और ये डेंजरस तो है लेकिन वाइट फॉस्फोरस से ये
कम डेंजरस होता है कौन, रेड फॉस्फोरस। व्हेन द मैच स्टिक इज स्टक अगेंस्ट दी रबिंग सरफेस, जब मैच स्टिक को हम लोग रबिंग सरफेस के अगेंस्ट स्टक करते हैं, ठीक है, घिसते हैं, तो क्या होता है, सम रेड फॉस्फोरस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाइट फॉस्फोरस, तो कुछ थोड़ा सा अमाउंट जो रेड फॉस्फोरस का होता है वो रिएक्शन के थ्रू वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इमीडिएटली रिएक्ट्स विद पोटेशियम क्लोरेट, और फिर क्या होता है, ये जो वाइट फॉस्फोरस बना ये तुरंत पोटेशियम क्लोरेट से रिएक्ट करेगा फ्रिक्शन की वजह से, या ये कह सकते हैं यहाँ पर फ्रिक्शन आएगा जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर हीट जनरेट हो जाएगी, मतलब इग्निशन हो जाएगा एंटीमनी ट्राइसल्फाइड में और कंबशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरी वर्किंग होती है मैच की और मैच स्टिक की। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 में कहा गया CNG एंड LPG आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, तो CNG याद रखिएगा, CNG होती क्या है, तो CNG कहलाती है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, तो ये है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, याद रखिएगा, दिस इज कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। और अगर पूछा जाए LPG क्या होती है, तो LPG होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो CNG और LPG का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। CNG में जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो कौन सी गैस होती है, मीथेन होती है, METHANE मीथेन। और LPG में अगर बोला जाए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, तो ये ब्यूटेन होती है। दोनों बातें आप लोग को याद रखनी है, कहाँ मीथेन होती है और कहाँ पर ब्यूटेन होती है, दोनों बातें याद रखिएगा। अब ये कैसे फ्यूल्स होते हैं, सॉलिड नहीं होते, लिक्विड नहीं होते, कैसे फ्यूल्स हैं, गैस फ्यूल्स होते हैं, गैसियस फ्यूल होते हैं। तो इसका आंसर सी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9th क्वेश्चन में क्या कहा गया, कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज डैश देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। देखिए होता क्या है कि कंबस्टिबल सब्सटेंस कोई भी है या कोई भी फ्यूल है वो तब तक बर्न नहीं करेगा जब तक उसको जो टेम्परेचर प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, वो इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा ना हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया था, कैन नॉट कैच फायर, तो कब तक फायर कैच नहीं करेगा, तब तक नहीं करेगा जब तक जो टेम्परेचर उसको प्रोवाइड किया गया है वो क्या हो, ठीक, वो अगर लोअर होगा इग्निशन टेम्परेचर से तो फायर कैच नहीं करेगा। तो इसमें लोअर आंसर इसमें आ जाएगा, मतलब इसके लिए याद रखिएगा इग्निशन टेम्परेचर से ऊपर होना चाहिए, तो इग्निशन टेम्परेचर के बराबर होना चाहिए टेम्परेचर, तभी फ्यूल फायर को कैच करता है, वरना नहीं करता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर थोड़ी सी बात और देख लीजिए। कैरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। जो कैरोसिन ऑयल है जिसको मिट्टी का तेल भी कहते हैं, ठीक है, और वुड की बात की जाए, वुड आप लोग जानते होंगे लकड़ी होती है, ये दोनों फायर को कैच नहीं करते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, मतलब जो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के अबाउट होता है तो उसमें ये फायर को कैच नहीं करते हैं क्योंकि इनका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है। बट इफ़ कैरोसिन ऑयल इज़ हीटेड अ लिटिल, लेकिन अगर कैरोसिन ऑयल जो कि मिट्टी का तेल है उसको अगर थोड़ा सा गर्म कर दिया जाए तो क्या होता है, ये कैच, मतलब ये फायर को कैच कर लेगा। क्यों, क्योंकि ये इग्निशन टेम्परेचर रीच कर जाएगा। बट इफ़ द वुड इज़ हीटेड अ लिटिल, लेकिन अगर वुड है, लकड़ी है, उसको अगर थोड़ा सा हीट करेंगे तो वो फायर को कैच नहीं करेगी क्योंकि वो अभी भी इग्निशन टेम्परेचर को रीच नहीं कर पाई है। इससे पता मेनली ये चलता है कि जो कैरोसिन है उसका इग्निशन टेम्परेचर कम है और वुड का इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कहा गया, द हीट सप्लाई टू पेपर कप इज ट्रांसफर टू वाटर बाय। अब देखिए कोई भी पेपर कप है और पेपर कप के अंदर मान लीजिए पेपर कप है, ठीक है, और इसके अंदर मान लीजिए वाटर फिल्ड है, और आप नीचे से क्या कर रहे हो, नीचे से आपने बर्नर लगाया और इसको गर्म करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या होता है, अंदर जो पानी होता है ये तो गर्म हो जाता है लेकिन जो पेपर कप होता है जलता नहीं है। तो जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो किसके थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है, तो कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र आती है वाटर में, ठीक है। तो याद रखिएगा फ्लेम से हीट ट्रांसफ़र होगी कंडक्शन के थ्रू, किसमें, वाटर में। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 में कहा गया इन द प्रेजेंस ऑफ डैश द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच्ड हेंस इट डज नॉट बर्न। तो किसकी प्रेजेंस की वजह से इग्निशन टेम्परेचर जो पेपर का था, अभी हम लोग ने देखा पेपर कप था यहाँ पे और यहाँ पे एक फ्लेम लगाई गई, अंदर पानी रख दिया गया, तो क्या देखा, जब यहाँ से फ्लेम गर्म कर रही थी तो पेपर कप तो नहीं जला लेकिन पानी गर्म हो गया। वही क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो टेम्परेचर है पेपर का, इसको इग्निशन टेम्परेचर क्यों नहीं मिल पाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वाटर प्रेजेंट थी, तो वाटर ने इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिलने दिया। तो यहाँ पर वाटर की प्रेजेंस की वजह से पेपर को जो इग्निशन टेम्परेचर था वो प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है और पेपर बर्न नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 में कहा गया द सब्सटेंस विच हैव वेरी डैश इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच फायर विद अ फ्लेम एंड इज कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। देखिए ऐसे सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, ठीक है, उनको उनको कहा जाता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, और वो आसानी से क्या करते हैं, फायर को कैच कर लेते हैं, मतलब आसानी से उनमें आग लग जाती है। तो याद रखिएगा ऐसे सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर लो होगा उनको इनफ्लेमेबल सब्सटेंस भी कहेंगे और वो आसानी से फायर को कैच भी कर लेते हैं।
नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, देखिए क्या कहा गया, विच अमंग द फॉलोइंग इज इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेज। तो इसमें आपको बताना है इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस कौन सा है, तो पेट्रोल है, एल्कोहल भी है, एलपीजी भी है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। इसमें तीनों के तीनों जो हैं उनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है और साथ ही साथ वो आसानी से फायर भी कैच कर लेंगे और वो इग्निशन मतलब वो इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, उससे पहले यहाँ पर थोड़ी सी और बात देख लीजिए। वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्रॉट बिलो द इग्निशन टेम्परेचर। देखिए जो वाटर होता है, पानी क्या करता है, जो भी कंबस्टिबल मटेरियल होता है जैसे फ्यूल है, उस पर अगर पानी डाल दिया जाए तो फ्यूल क्या हो जाता है, ठंडा हो जाएगा, और फ्यूल ठंडा हो जाएगा तो उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब उसका जो इग्निशन प्रोवाइड करी जा रही थी वो अब उसको नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, फायर जो होती है आगे स्प्रेड नहीं होती है। वाटर वेपर्स आर ऑल्सो सराउंड दी कंबस्टिबल मटेरियल। जो वाटर वेपर्स होते हैं ये क्या करते हैं, कंबस्टिबल मटेरियल को घेर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं, हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। अब जैसे मान लीजिए ये आपका फ्यूल था और इसके आसपास क्या हो गया, वाटर वेपर ने इसको घेर लिया, तो क्या होगा कि जो ऑक्सीजन इस पर आ रही होगी वो अब ऑक्सीजन फ्यूल को नहीं मिल पाएगी, तो बर्निंग क्या हो जाएगी, यहीं से स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपको तरीका पता होना चाहिए क्यों हम लोग पानी डालते हैं किसी भी बर्निंग को स्टॉप करने के लिए। नेक्स्ट, सभी को नहीं स्टॉप कर सकते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वहाँ पे अगर पानी डाल देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, याद रखिएगा। द जॉब ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज़, फायर एक्सटिंग्विशर का काम क्या होता है, तो कट ऑफ दी सप्लाई ऑफ एयर, बिल्कुल सही है कि जो एयर की सप्लाई है उसको रोक देना, क्योंकि एयर अगर है तभी कंबशन हो सकता है, एयर अगर रोक दी जाएगी तो कंबशन नहीं होगा। ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल, तो फ्यूल का टेम्परेचर कम कर देना, सही है, ठीक है, फ्यूल का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो इग्निशन उसको नहीं मिल पाएगा और वो नहीं जलेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसमें सी ऑप्शन जो है बोथ ए एंड बी, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, इसमें कहा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। तो फायर को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर एसेंशियल रिक्वायरमेंट किसकी है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो पहला फ्यूल, बिल्कुल ठीक है, फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है फायर प्रोड्यूस करने के लिए, एयर की भी रिक्वायरमेंट होती है, हीट की भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। तीनों चीज़ रिक्वायर्ड होती हैं, बिना फ्यूल के, बिना एयर के, बिना हीट के कोई भी फ्यूल बर्न नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आएंगे, उससे पहले थोड़ी सी बात देख लेते हैं। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज़ वाटर। सबसे ज़्यादा कॉमन जो फायर एक्सटिंग्विशर है, एक्सटिंग्विशर का मतलब क्या होता है, जो फायर को ख़त्म कर दे, जो फायर को रोक दे, तो उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं। बट वाटर ओनली वर्क्स व्हेन थिंग लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। मतलब हम लोग वाटर तभी यूज़ करते हैं जब वुड जैसे ऑब्जेक्ट हो गए, पेपर हो गया, जब ये जल रहे होते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जल रहा होता है तो हम लोग वाटर नहीं यूज़ करते, क्यों, क्योंकि वाटर गुड कंडक्टर होता है, करंट वरंट लग सकता है, शॉक वॉक लग सकता है और इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो हम लोग यूज़ क्या करते हैं, तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। वाटर इज़ ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। अब देखिए ऑयल अगर जल रहा है कहीं पे, पेट्रोल जल रहा है, तो उसके लिए भी हम लोग वाटर यूज़ नहीं करते, क्यों, क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, वो नीचे चला जाएगा, ऑयल जलता रहेगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है, कम है, ऊपर आके जलता रहेगा, तो इसलिए वाटर को भी नहीं यूज़ करते वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए बोला गया है when released from cylinder CO2 expands। अब जब सिलेंडर से कार्बन डाइऑक्साइड, भी हमने आपको बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड को फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज़ किया जाता है, और जब इसको सिलेंडर से बाहर जब ये निकलती है तो क्या होता है, ये एक्सपैंड होती है, और एक्सपैंड तो होगी होगी, वॉल्यूम इसका बढ़ेगा, लेकिन ये धीरे ठंडी भी हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। अब क्योंकि ये ठंडी हो गई तो क्या होगा, सो इट डज़ नॉट फॉर्म ओनली अ ब्लैंकेट अराउंड द फायर। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये फ्यूल के अराउंड एक ब्लैंकेट तो बना ही देगा, और साथ ही साथ क्या करेगा, ये टेम्परेचर जो होगा फ्यूल का उसको कम भी कर देगा। ठीक है, तो फ्यूल को थोड़ा सा ठंडा कर देगा, जिससे आसानी से वो इग्निशन टेम्परेचर नहीं ऑब्टेन कर पाएगा और वो जलना उसका बंद हो जाएगा। तो इसीलिए ये क्या है, एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर होता है। अनदर वे टू गेट CO2 इज़ टू रिलीज़। अब देखिए CO2 के लिए या तो आप सिलेंडर यूज़ करें, या तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास ड्राई सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट एक केमिकल होता है, ठीक है, इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, इसको खाने में भी यूज़ किया जाता है। तो अगर इसको गर्म कर दिया जाए या इसको कहीं पे भी डाल दिया जाए जहाँ पर आग लगी है, तो क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जलने पर रिलीज़ करेगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड इग्निशन को स्टॉप कर देगी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। देखिए जो गैस है वो बहुत तेज़ी से जलेगी, हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगी, तो इस कंबशन को क्या कहा जाएगा, तो इस कंबशन को कहा जाता है रैपिड कंबशन। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। 17 पे आते हैं। देयर आर सब्सटेंसेज लाइक फॉस्फोरस विच बर्न्स इन एयर एट डैश टेम्परेचर। तो कैसे टेम्परेचर पे फॉस्फोरस जल जाता है, तो रूम टेम्परेचर पे जो फॉस्फोरस है वो जल जाता है, याद रखिएगा।
ठीक है, लेकिन एयर की प्रेजेंस में ही होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 में कहा गया द टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स। अब देखिए मटेरियल जो है वो बर्स्ट हो गया, ब्लास्ट हो गया विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एपरेंट कॉज, कोई हमने उसको हीट प्रोवाइड नहीं करी थी लेकिन फिर भी वो जल गया, ठीक है, इसको कौन सा कंबशन कहा जाएगा? तो इसको कहा जाएगा स्पॉन्टेनियस कंबशन। सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19th क्वेश्चन कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो पहला है स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ कोल डस्ट हैज़ रिजल्टेड इन मैनी डिजास्टर्स फायर इन कोल माइंस। देखिए कोल माइन के केस में अगर आप देखेंगे तो जो कोल डस्ट होती है उसमें क्या होता है, स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है, उससे बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, बहुत सारे ये कह सकते हैं आप लोग बहुत सारी डिजास्टरस फायर कॉज कर देता है, बिल्कुल ठीक है। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर आर समटाइम्स ड्यू टू हीट ऑफ सन और ड्यूरिंग स्ट्राइक, ठीक है, लाइटनिंग जब होती है या जो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उससे फॉरेस्ट फायर लग जाती है और वो भी कहीं ना कहीं क्या है, स्पॉन्टेनियस कंबशन का एग्जाम्पल है। थर्ड में कहा गया हाउएवर मोस्ट फॉरेस्ट फायर आर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बींग, मतलब ज़्यादातर जो फॉरेस्ट फायर आप देखने को मिलेगी वो किस वजह से होती है, तो केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बींग की वजह से होती है। जैसे मान लिया कोई सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है और उसको वहीं पे डाल देता है फॉरेस्ट में ही, तो क्या होता है, छोटी सी आग बहुत बड़ा रूप ले लेती है। तो यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन है वो सही है, तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं होगा, तो इसमें नन ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। इसमें बोला गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको पूछा है कौन सा इसमें करेक्ट है। व्हेन अ क्रैकर इज इग्नाइटेड, अब देखिए पटाखे आप लोग जरूर जलाते होंगे दिवाली में, तो जब क्रैकर को इग्नाइट किया गया सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट लाइट एंड साउंड। तो क्या होता है, एक रिएक्शन होती है और उससे क्या क्या रिलीज होता है, तो हीट रिलीज होती है, लाइट रिलीज होती है और साउंड रिलीज होता है, बिल्कुल ठीक है। बी में कहा गया अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर गैस भी लिबरेट होती है और इस प्रोसेस को क्या कहता है, दिस प्रोसेस कॉल्ड एक्सप्लोजन, और इसी को एक्सप्लोजन हम लोग कहते हैं। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ़ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर। अब कभी कभी कैसा होता ये भी है कि बहुत ज़्यादा जब प्रेशर अप्लाई कर दें हम लोग क्रैकर पे तब भी वो क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ए बी सी और तीनों के तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही दिए गए हैं, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि सारे के सारे स्टेटमेंट इसमें सही है, तो ऑल ऑफ दी अबव विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। 21st क्वेश्चन कह रहा है द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम। तो देखिए ऐसे सब्सटेंस जो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं बर्निंग के टाइम पे, तो वो क्या देते हैं, फ्लेम प्रोवाइड करते हैं, तो बिल्कुल सही है, तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर देखिए दो स्टेटमेंट दिए गए, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है, इनकरेक्ट आपको बताना है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। तो देखिए तो यहाँ पर बोला गया है स्टेटमेंट 1 बोला गया है केरोसिन ऑयल एंड मोल्टेन वैक्स राइज थ्रू द विक एंड आर वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम्स, ठीक है। तो केरोसिन ऑयल हो गया, मोल्टेन वैक्स हो गए, ये क्या हो गए, ये मतलब ये कह सकते हैं कि वेपराइज हो जाते हैं, ये राइज होते हैं विक में, विक आप लोग जानते होंगे, ठीक है। विक मतलब ये कह सकते हैं पेपर, मतलब उसकी क्लॉथ की बनी हुई होती है और उसमें कैपिलरी एक्शन के थ्रू वो ऊपर की ओर मूव करते हैं और फिर ये बर्न करते हैं और फ्लेम का फॉर्मेशन करते हैं। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 में कहा गया चारकोल ऑन दी अदर हैंड डज नॉट वेपराइज। अब यहाँ पे चारकोल जो है सॉलिड के फॉर्म में होगा, ये वेपराइज नहीं करेगा और ये फ्लेम प्रोड्यूस भी नहीं करेगा। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट इसमें आ जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 23 है देयर इज डिपोजिशन ऑफ अनबर्न डैश पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। देखिए जो ल्यूमिनस जोन होता है फ्लेम का, उसमें डिपॉजिट हो जाता है किस चीज़ का, तो कार्बन का डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो ब्लैक कलर का आप लोग ने देखा होगा, तो ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस होता है मोमबत्ती में आप अक्सर इस चीज़ को देख सकते हैं। तो जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस है वो क्या है, वो कार्बन के डिपॉजिट्स हैं, वो कार्बन डिपॉजिट हो जाता है, तो उसी को कहते हैं अनबर्न्ड कार्बन। 24 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जोन हैज़ हाईएस्ट टेम्परेचर। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कौन से जोन के पास होता है, तो आउटर जोन जो होता है उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ये कुछ फ्लेम दिखाई पड़ रहे हैं, कई सारे जोन्स दिखेंगे आपको। तो आउटर जोन जो है आपको दिखाई पड़ रहा है, जो है आउटर जोन है, ये हॉटेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन यहाँ पर होता है, कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, ये भी याद रखिएगा। बीच में आप देख सकते हैं मिडिल जोन है, ये किस कलर का है, येलो कलर का है, गर्म ये भी होता है। इनर मोस्ट जोन जो होता है, ये जो इनर मोस्ट जोन आपको दिखाई पड़ रहा है, ये ब्लैक कलर का होता है और यहाँ पर अनबर्न्ड वैक्स के वेपर्स होते हैं, अनबर्न्ड कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और अगर आप देखेंगे इनर मोस्ट जो होता है वो सबसे कम गर्म होता है। मॉडरेटली हॉट कौन सा होगा, तो मिडिल जोन जो होगा वो बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा और बहुत कम भी नहीं होगा, मॉडरेटली हॉट होता है।
गोल्ड स्मिथ ब्लो द डैश जोन ऑफ फ्लेम विद मेटालिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। अब देखिए जो सोनार लोग होते हैं, गोल्ड स्मिथ जो होते हैं, वो क्या करते हैं, गोल्ड और सिल्वर को पिघलाने के लिए पूछा गया है कौन सा जोन ब्लो करते हैं उस मेटल पे। ठीक है, फ्लेम का कौन सा जोन ब्लो करेंगे, तो वो उस जोन को ब्लो करेंगे जो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। और सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा होता है, तो आउटर मोस्ट जोन होता है। तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। 26 क्वेश्चन देखेंगे। सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पजेज आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा। दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड। देखिए आपको बताना है ये जो वुड है, चारकोल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, क्या कहलाते हैं, तो ये सबके सब क्या है, फ्यूल हैं। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 देखिए, इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ गुड फ्यूल। ठीक, तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है कि अच्छे फ्यूल की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ रेडली अवेलेबल। ठीक है, तो जो बहुत ज़्यादा अवेलेबल होगा, ठीक है, उसको गुड फ्यूल कहेंगे, बिल्कुल ठीक है। इट इज़ चीप, बर्न्स ईजिली इन एयर एंड मॉडरेट रेट, बिल्कुल ठीक है। सस्ता होना चाहिए, आसानी से बर्न कर जाए और मॉडरेट रेट से बर्न करे, मतलब ना बहुत तेज़ी से बर्न हो और ना बहुत धीरे धीरे बर्न हो, मॉडरेट रेट होना चाहिए बर्निंग का। सी में कहा गया प्रोड्यूसर्स लेस अमाउंट ऑफ हीट, ये गलत है, यहाँ पर मोर होना चाहिए। वो अच्छा फ्यूल है जो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करे, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। डी में कहा गया डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस, तो कोई भी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस जैसे कार्बन है, ठीक है, ये सब चीज़ें ना बचें इसके जलने के दौरान। तो इसमें ए, बी और डी तीनों ऑप्शन जो है वो सही हैं। ये तीनों प्रॉपर्टी होती हैं किसकी, गुड फ्यूल की, तो ए, बी, डी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे यहाँ पे देखिए एक और प्रॉपर्टी दी गई है, मतलब यहाँ पे एक और बात कही गई, देयर इज़ नो फ्यूल, कोई भी ऐसा फ्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है जिसको हम लोग आइडियल फ्यूल कह सके, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं हर एक फ्यूल के साथ जो देखने को मिलती है, तो कोई भी आइडियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ डैश ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, तो देखिए 1 kg फ्यूल अगर मान लीजिए आपने बर्न किया, तो 1 kg फ्यूल बर्न करने पे जितनी हीट एनर्जी निकलती है, ठीक है, जितनी हीट रिलीज करता है वो फ्यूल, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहा जाता है कैलोरीफिक वैल्यू। तो याद रखिएगा 1 kg, याद रखिए 1 kg फ्यूल जब हीट करेंगे, बर्न करेंगे, तो जो हीट प्रोड्यूस होगी दैट इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। नेक्स्ट में बोला गया कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड, यूनिट बतानी है कैलोरीफिक वैल्यू की क्या होती है, क्या, ठीक है, तो कैलोरीफिक वैल्यू की जो यूनिट होती है दैट इज किलो जूल पर केजी। तो इसमें सी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। यहाँ उस पर थोड़ा सा यहाँ पे देखिए कैलोरीफिक वैल्यू दी गई है। जैसे काउडंग की बात करी जाए, जो गाय का गोबर होता है, ठीक है, उसके आप लोग जानते होंगे कंडे बनते हैं, केक बनते हैं, ठीक है, केक खाने वाले नहीं जलाने वाले होते हैं। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू 6000 टू 8000 है। इसी तरीके से वुड की कैलोरीफिक वैल्यू 17000 टू 22000 है। ठीक है, धीरे धीरे करके आप सबको यहाँ देख सकते हैं, सारी वैल्यूज़ यहाँ पर दी गई हैं। बायोगैस आप देखेंगे तो देखिए कितना ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है, 35000 टू 40000 किलो जूल पर केजी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू समझ सकते हैं। हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा यहाँ देखने को मिल रही है, तो 150,000 मतलब 1,50,000 किलो जूल पर केजी है। नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव डैश गैस। ठीक है, तो जितने भी फ्यूल्स होते हैं जब उनका इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, तो जो गैस रिलीज होती है दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। और जब कंप्लीट कंबशन हो जाता है फ्यूल्स का, ठीक है, तो जो गैस रिलीज होती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन इन्वायरमेंट, बिल्कुल सही है। अभी हमने आपको बताया था ज़्यादातर जितने भी फ्यूल होते हैं जब उनका कंप्लीट कंबशन होगा तो जो गैस रिलीज होगी वो कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ये बहुत खतरनाक गैस होती है क्योंकि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती है। 32 में देखिए क्या कहा गया है इंक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ डैश इन द इज बिलीव टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग मेनली किस गैस की इंक्रीज होने से होता है, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस के इंक्रीज होने से होता है। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। तो होता क्या है, जो भी हीट अंदर तो आ जाती है, सन की जो हीट है, लाइट है, वो अंदर तो आ जाएगी हीट मेनली, ठीक है, लेकिन जब वो बाहर निकलने की कोशिश करती है तो बाहर नहीं निकल पाती है इस लेयर की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर की वजह से। तो यहीं पर ट्रैप रहती है जिसकी वजह से जो हमारा अर्थ है उसका टेम्परेचर गर्म होता चला जाता है और इसी को कहते हैं हम लोग ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, यहाँ पर देखिए थोड़ी सी बात करी गई ग्लोबल वार्मिंग की। इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। दिस रिजल्ट्स, अभी इससे क्या क्या होगा ये दिया गया है, जैसे पोलर ग्लेशियर्स जो हैं मेल्ट हो जाएंगे,
अब क्योंकि पानी जो बर्फ़ है वो मेल्ट हो गई, पानी बढ़ जाएगा तो सी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, कहीं ना कहीं फ्लड आ जाएंगे बहुत ज़्यादा। कोस्टल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली, क्योंकि वहाँ फ्लड आ जाएंगे, लोग मतलब उनके घर वर सब बह जाएंगे, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, और जो लो लाइंग कोस्टल एरियाज़ हैं वो परमानेंटली सबमर्ज भी हो सकते हैं, मतलब पूरे पूरे डूब भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। इसमें कहा गया असर्शन और रीज़न दिया है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो असर्शन में कहा गया बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस, बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा जब कोल और डीजल बर्न होता है तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, सही स्टेटमेंट है। रीज़न में कहा गया इट इज़ एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस। देखिए ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है बहुत खतरनाक होती है, बहुत ज़्यादा सफोकेशन कॉज करती है और बहुत ज़्यादा कोरोसिव भी होती है। जैसे मार्बल पे गिरती है तो मार्बल कैंसर, मार्बल का कलर चेंज कर देती है, येलो कर देती है। तो बिल्कुल ठीक है, दोनों के दोनों जो हैं स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो रीज़न है ये असर्शन का रीज़न नहीं है। तो दोनों अपने में तो ठीक है, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दैट बोथ असर्शन, ए मतलब असर्शन है, आर मतलब रीज़न है, तो यहाँ पर हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, इसमें कहा गया पेट्रोल इंजन्स गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ डैश। तो देखिए जो पेट्रोल इंजन होते हैं, ठीक है, उसमें जो जो गैस निकलती है वो कौन सी होती है, एग्जॉस्ट जो निकलता है मेनली नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होती हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं, NOx बोलते हैं उसको, नॉक्स। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलते हैं जब पेट्रोल इंजन में बर्निंग होती है, ठीक है, फ्यूल की। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 35 में क्या कहा गया, ऑक्साइड्स ऑफ डैश डिजॉल्व इन रेन वाटर। देखिए रेन वाटर में आपको बताना है कौन कौन से ऑक्साइड्स जब मिलते हैं और एसिड का फॉर्मेशन करेंगे, फिर रेनफॉल होगी, उसको कहेंगे एसिड रेन। तो ऑक्साइड किसके किसके होते हैं, तो सल्फ़र और नाइट्रोजन के। ठीक है, तो याद रखिएगा सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं जब ये रेन वाटर में मिलते हैं तो क्या करते हैं, एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। कौन कौन से एसिड फॉर्म होंगे, तो नाइट्रिक एसिड, फॉर्मूला होता है HNO3, और सल्फ़र से मिलेंगे तो H2SO4 जो कि है सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये दो एसिड फॉर्म होंगे और ये दो एसिड जब वाटर में मिलेंगे तो एसिड रेन प्रेसिपिटेशन होगा एसिड रेन के फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो पहली बारिश होती है उसमें नहीं नहाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, असर्शन दिया गया है, इसमें कहा गया है द यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स इज़ बीन रिप्लेस्ड बाय CNG। देखिए पहले बहुत ज़्यादा पेट्रोल और डीजल यूज़ होता था, आज अगर आप देखेंगे तो CNG का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। CNG प्रोड्यूसेस हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट। क्यों ऐसा किया गया है, तो देखिए असर्शन भी सही है, रीज़न में भी बात सही कही गई है कि जो CNG है ये क्या करती हैं, जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस करती हैं। तो इसमें असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है और जो एक्सप्लेनेशन है वो भी सही है, क्योंकि CNG क्या है, क्लीनर फ्यूल है। तो इसमें ए ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर, मीन्स बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। 37 क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के बारे में कौन सी बात सही है ये आपको बतानी है। पहला, इट इज़ वेरी पॉइजनस गैस, बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है, बिल्कुल ठीक है। अगर हमारे ब्लड में मतलब हमारे अंदर चली जाए, शरीर में चली जाए तो कहीं ना कहीं ब्लड में बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं और सफोकेशन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, इट इज़ वेरी डेंजरस, इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज रूम। देखिए जो क्लोज रूम है, अगर मान ली कोई बंद घर है उसमें अगर आप कोल को बर्न कर रहे हो तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगी। ठीक है, बात सही है। नेक्स्ट में कहा गया कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। अगर उस रूम में जिसमें कोल को जलाया गया था, बंद कमरा था, उसमें कोल को जलाया गया, इतनी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगी कि वो इंसान की डेथ भी कर सकती है। तो तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया। 38 इसमें कहा गया है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट जो दिया गया इसमें कहा गया बर्निंग ऑफ वुड गिव्स अ लॉट ऑफ स्मोक। आप लकड़ी जलाएंगे, वुड जलाएंगे, बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस होगी, विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ह्यूमन बींग। हेल्पफुल तो ही ना होती है ह्यूमन बींग में, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। क्यों, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज करती है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, पहला ही स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा, यही आपका आंसर सही हो जाएगा इसमें, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया था। ठीक है, बाकी सेकंड स्टेटमेंट देख लीजिए, इसमें कहा गया इट कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, बिल्कुल ठीक है। ट्रीज प्रोवाइड अस विद यूजफुल सब्सटेंसेज विच आर लॉस्ट व्हेन वुड इज़ यूज्ड एज फ्यूल। ठीक है, ये भी आपका सही हो जाएगा कि जो ट्रीज़ है वो हम लोग को यूजफुल सब्सटेंस प्रोवाइड करते हैं और जब ट्रीज़ को काट दिया गया तो ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो इसमें बी स्टेटमेंट सही है, सी भी सही है।
डी में कहा गया मोर ओवर कटिंग ऑफ ट्रीज लीड्स टू डिफॉरेस्ट्रेशन विच इज़ क्वाइट हार्मफुल टू इन्वायरमेंट। देखिए बात ये भी सही कही गई है कि जब ट्रीज़ है उसको अब काटा जाएगा तो क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा। क्यों? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हार्मफुल होता है। ठीक है, पेड़ कट जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी और धीरे धीरे करके पोल्यूशन बढ़ जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में बोला गया कंबशन कैसा प्रोसेस है। तो कंबशन जो है वो एक केमिकल प्रोसेस, याद रखिएगा, कंबशन को फिजिकल में ना रखिएगा। कंबशन में केमिकल चेंज होता है, ठीक है, सब्सटेंस जो फॉर्म होता है, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, इसीलिए इसको केमिकल प्रोसेस में हम लोग रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा वेरी शॉर्ट मतलब शॉर्ट क्वेश्चन है। वाई CO2 इज़ यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशिंग फायर। तो CO कार्बन डाइऑक्साइड को फायर को ख़त्म करने के लिए, फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए क्यों यूज़ किया जाता है। तो देखिए मेनली इसलिए यूज़ किया जाता है जब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अगर कोई भी है या कोई भी इन्फ्लेमेबल मटेरियल है, जैसे पेट्रोल है, कार्बन डाइऑक्साइड, तब पेट्रोल के केस में, डीजल के केस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग यूज़ करते हैं। अब देखिए इसके पीछे रीज़न बहुत सिंपल सा है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हेवियर होता है, ऑक्सीजन से भारी होता है, तो क्या करता है, ये एक ब्लैंकेट बना लेता है फ्यूल के अराउंड, ठीक है, और ब्लैंकेट बन जाएगी तो ऑक्सीजन उसके पास, उस फ्यूल के पास नहीं जा पाएगी और कहीं ना कहीं फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी, फायर ख़त्म हो जाएगी। सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ, देखिए कट ऑफ हो जाएगा फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच में कॉन्टैक्ट, तो क्या हो जाती है, फायर कंट्रोल हो जाती है। The added advantage of CO2 is that in most cases it does not harm the electrical equipment। तो अगर वाटर मान लीजिए आपने डाल दिया किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे, तो वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट तो ख़राब हो जाएगा ना, ठीक है, इसलिए वाटर नहीं डाला जाता है। क्या डाला जाता है, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे किसी पे आग लग रही है, फायर आ रहा है, ठीक है, स्पार्किंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है मान लीजिए खतरनाक टाइप की चीज़, तो उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को ही पुट किया जाएगा, वाटर को पुट नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर पुट कर दिया गया तो आपका इक्विपमेंट ख़राब भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये हमारे अप्रॉक्सीमेटली 40 MCQs जो थे वो होते हैं कंप्लीट। बाकी के जितने भी MCQs हैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो हम लोग ने सारे NCERT से लिए हैं, उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और साथ ही साथ अपने जितने भी दोस्त हैं उनमें भी शेयर कर दिए। तो आज के फिलहाल इतना ही, बाकी के वीडियोज़ अगर आते रहेंगे, साथ ही साथ आप लोगों से भी ये उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो आज के फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।